नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 26 जून 2023 है। आज से 48 साल पहले 26 जून 1975 को ही देश में आपातकाल लगा था। 21 महीने का ये जो आपातकाल लगा 25 जून 1975 से 19 जनवरी 1977 तक, इसकी घोषणा 26 जून को प्रातः इंदिरा गांधी जी ने खुद करी थी। उन्होंने कहा था ऑल इंडिया रेडियो पे आके, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। देश की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जब मैंने आम आदमी व देश के हित में कुछ प्रगतिशील कदम उठाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया। इस षड्यंत्र को नष्ट नाबूद करने के लिए ये आपातकाल लगाया गया। तो 25 तारीख की रात से ही विपक्षी नेताओं तथा तमाम प्रबंध कर दिए, देश में आपातकाल लगा दी। उसकी घोषणा भले ही 26 जून 1975 की सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल ने इसे बैठक की और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, परंतु इसकी पृष्ठभूमि 25 जून को 1975 को हो गई थी। तो कल पूरे देश में बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक दल इस पे आंसू बहा रहे थे। इसकी निंदा की जा रही थी कि लोकतंत्र का गला घोंटा गया। वास्तव में स्थिति क्या है? इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाए, उस पर जो जुल्म हुए, उसकी सारे देश ने और विश्व भर ने निंदा की। पर हकीकत क्या है कि वर्तमान में जो राजनीतिक दल जिस प्रदेश में भी, जहाँ भी सत्तासीन है, क्या वो अपने शासन से लोकशाही को मजबूत कर रहे हैं? वो उन जन अपेक्षाओं को साकार कर रहे हैं जो जनसेवा का संकल्प लेकर वो राजनीति में आए हैं। इसमें तो कोई राय नहीं है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के नागरिक अधिकारों पर अंकुश लगाना नहीं चाहिए, परंतु जब देश और समाज की इच्छा की सुरक्षा के लिए भारत के संविधान में धारा 352 की तरह ये प्रावधान किया है संविधान निर्माताओं ने कि जब आंतरिक और बाह्य अव्यवस्था के समय आपातकाल लगाया जा सकता। कुछ ऐसे प्रावधान किए संविधान निर्माताओं ने, कुछ ऐसे प्रावधान किए देश के विश्व के तमाम व्यवस्थाओं में कि आपातकाल जब परिस्थितियां देश, समाज, व्यक्ति या संसार में हो तो आम लोगों को अपने अधिकारों की कुछ सीमित कर दिए जाते हैं। जो पृष्ठभूमि बताई गई, आज की स्थिति क्या है? तब भी जो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई देश की आपात काल के खिलाफ एक आवाज उठाई थी, जो जन आंदोलन किया था व्यापक। उन्होंने भी उस समय महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लोकशाही को मजबूत करने के लिए आवाज उठाई थी। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही? उसकी पृष्ठभूमि ये रही कि 12 जून
1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला दिया जो राजनारायण जी की याचिका पर देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ एक फैसला दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कि उन्होंने अपने पद की अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके इस चुनाव में हस्तक्षेप किया। जो बरेली लोकसभा सीट के लिए चुनाव हुआ था और उनका चुनाव, इंदिरा गांधी का चुनाव अनुचित हस्तक्षेप को के दोषी मानते हुए उन्हें 6 साल तक किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इससे देश में एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में रामला मैदान में 25 तारीख को 24 जून को 25 तारीख को बड़ी विशाल रैली की गई है देश के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार, महंगाई और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात करने के खिलाफ। तो उससे जो फैसला आया जगमोहन लाल सिन्हा का, उसके खिलाफ इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में फरियाद की, अपील की। 24 जून 1975 को उसमें सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा कि जब तक ये मामला चलता है तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रह सकती हैं, लेकिन वो मतदान या किसी महत्वपूर्ण अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। जब 24 तारीख को इस प्रकार के एक फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया तो इंदिरा गांधी को काफी झटका लगा। लंबे समय तक देश के शासन में आसीन रही तो उन्हें झटका लगा और 25 जून 1975 को रामला मैदान में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक राष्ट्रव्यापी जनसभा। तो ये सारी पृष्ठभूमियां थी जो महंगाई, भ्रष्टाचार और लोकशाही की रक्षा करने के लिए। तो ये सब पृष्ठभूमियां थी कि जो इंदिरा गांधी को विचलित करते। इंदिरा गांधी नहीं, किसी भी शासक को विचलित करने के लिए काफी थी। तो इंदिरा गांधी ने उस समय सबसे जो संविधान के अपने विश्वसनीय विशेषज्ञ और सहयोगी जो तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री थे सिद्धार्थ शंकर रे को, उनसे विचार विमर्श किया और उनसे कहा कि ऐसी परिस्थितियां आ गई है, इसका निराकरण संविधान के अनुसार कैसे हो सकता है। तो सिद्धार्थ शंकर रे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने ये बताया कि धारा 352 के तहत ये कार्य किया जा सकता है। इंदिरा जी ने जो तर्क दिए कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन उनको हर हाल से पदस्थ करना चाहते हैं, इसके लिए वो CIA के सहयोग से देश के अन्य विघटनकारी
ताकतों का साथ लेकर उनकी सरकार को पदमुक्त करना चाहते हैं। इससे बचाने के लिए, देश को अमेरिका की कठपुतली से बनने से रोकने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग किया जाए। तो ये 25 जून की ये तमाम हुआ। ये कहा गया राष्ट्रपति के पास जाया जाए, उनको इस चीज़ के लिए मनाया जाए। सिद्धार्थ शंकर और इंदिरा गांधी राष्ट्रपति के पास गई तो उन्होंने इस प्रकार का उसके लिए मनाया। उसका जो एक दस्तावेज बनाया गया, ये लगाने का 25 जून 1975 को मंत्रिमंडल को इतने बहुत मजबूती से किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही थी कि क्या प्रकार का कार्य चल रहा है देश में। और ये हुआ कि मंत्रिमंडल को भी 26 तारीख की सुबह 6 बजे ये बताया जाएगा। उसके बाद इंदिरा जी इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद देश को संबोधित किया जाएगा आरापात। और उससे पहले 25 जून की रात 12 बजे तक देश के तमाम विपक्षी नेता बंद कर दिए जाएंगे। और ये चल ही रहा था। इंदिरा जी, ये शंकर रे को ये नहीं मालूम था कि तुरंत ये भी फरमान जारी कर दिया गया कि देश के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, उन पर अंकुश लगाया जाएगा, उनकी बिजली काट दी जाएगी, वहाँ पे एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा और देश के तमाम संगठनों पे जो संघर्ष विरोध कर सकते थे, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या वामपंथी दल हैं, इन सब प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये जो प्रतिबंध था उससे भी ये कहा गया जातियां हुई। 21 महीने का जो आपातकाल के दौरान किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, देश की सरकार का विरोध करने का किसी को आज्ञा नहीं थी। तो देश के तमाम नेता, जयप्रकाश नारायण से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तमाम बड़े नेता और संघ से लेकर बड़े बड़े राजे रजवाड़े से लेकर जो भी विरोध कर सकते थे, सक्षम थे, उनको जेलों में ठूस दिया गया। करीब 1 लाख से अधिक लोगों को जेलों में ठोका गया। तो उसके बाद देश की जनता, इंदिरा गांधी ने जो कहा कि 1959 में मैंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जनहित के लिए, आम पूंजीपतियों के हाथों से बैंक निकाल करके आम जनता के हित के लिए ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1970 में राजे रजवाड़ों को मिलने वाले राज भत्ते वो बंद कराए गए। गरीबी हटाने के लिए काम भूमिहीनों को ज़मीन का दिया गया। और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान भारत के दुश्मन पाकिस्तान को 2 भागों में बांटने का काम किया। पाकिस्तान को इतनी बड़ी चोट दी जिस चोट के कारण अमेरिका भारत का दुश्मन बन चुका था। ये तमाम चीज़ें थी। जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश में आंदोलन किए और उस आंदोलन की बदौलत इस देश में बहुत मजबूती से जो कांग्रेस का राज था उसे उखाड़ फेंक कर जनता पार्टी का शासन आया और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। भले ही अंतर्कलह के बाद ये सरकारें अपदस्थ रही और फिर देश की जनता ने इंदिरा को फिर सत्तासीन किया। ये तमाम चीज़ें चली। अब हमारा ये मानना है कि देश की जनता ने दंड दिया है कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को।
वो ठीक था। आपातकाल लगना चाहिए था। किन पे लगना चाहिए था? भ्रष्टाचारियों पे लगना चाहिए था, जमाखोरों पे लगना चाहिए था, राष्ट्र विरोधी तत्वों पे लगना चाहिए, न कि लोकतंत्र के ध्वजवाहकों राजनीतिक दलों पे नहीं लगना चाहिए था, पत्रकारों पे नहीं लगना चाहिए था, न्यायपालिका पे नहीं लगना चाहिए था, नौकरशाही पे नहीं लगना चाहिए था। पर आज के दिन जब मैं एक तरफ देखता हूं देश की सुरक्षा के चारों तरफ से पाकिस्तान और चीन से लेकर तमाम विदेशी ताकतें भारत को अपने शिकंजे में लेने के लिए, यहाँ तमाम प्रकार के आतंकी से लेकर भ्रष्टाचारियों के द्वारा भारत की शांति भंग करना चाहते हैं, भारत में घुसपैठियों का काम करना चाहते हैं, भारत में घुसपैठ करा के राष्ट्रांतरण कराना चाहते हैं, भारत में धर्मांतरण करा के भारतीय संस्कृति को जमींदोज कराना चाहते हैं, भारत में आतंकी गतिविधियों से भारत की विकास और भारत की संस्कृति को तहस नहस करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ वो अवसरवादी राजनीतिक दल है जिनकी और इशारा किया था इंदिरा गांधी ने या अन्य राजनीतिक दलों ने, जो देश की मानसिकता है। देश के राजनीतिक दल चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लच्छेदार भाषण तो बहुत अच्छे देते हैं, परंतु देश की आम जनता को आज स्थिति ये है, देश का आम गरीब आदमी शिक्षा से वंचित है, चिकित्सा से वंचित है और न्याय से वंचित है। मैं एक तरफ देखता हूँ तो मेरी नज़र आती है कि विद्यालय के विद्या व्यापार, शिक्षा व्यापार, चिकित्सा व्यापार, धर्म व्यापार, तो जो इस प्रकार से सुरक्षा में भी व्यापार, अभी रूस में जिस प्रकार से पुतिन के एक सहयोगी ने विश्वासघात किया, उसने निजी सेना बनाई, उससे देश के हुक्मरानों को एक चेतावनी दी है कि इस प्रकार से सुरक्षा, देश की सुरक्षा के साथ निजीकरण करना एक आत्मघाती कदम है। हमारा ये मानना है आज देश में लोकशाही की मजबूती के लिए सबसे ज़रूरत है एक अंकुश की, जो आपातकाल से कड़ा अंकुश हो, जो यहाँ के भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए हो, जो राष्ट्र विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए हो, जो पाकिस्तान और चीन के गुर्गों पर अंकुश लगाने के लिए हो, जो भारत की सनातन संस्कृति को जमींदोज करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए हो, देश में अमन चैन का बंटवारा हो, जो देश के शिक्षा और व्यवस्था को आम गरीब आम जनता से वंचित करने वाले तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल से भी अधिक एक मजबूत वो चाहिए। जब तक देश की जनता को आजकल लोकतांत्रिक दलों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए यहाँ पे जातिवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद का विष घोल दिया है, उस विष से बचने के लिए किस प्रकार से देश को ज़रूरत है। आज गरीब आदमी अपने बच्चे को स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है, आप अच्छी चिकित्सा नहीं दे सकते हैं, चिकित्सा के नाम पे इस प्रकार से गरीबों को लूटने के लिए इस प्रकार से पंचतारा चिकित्सालय बन चुके हैं। सरकारी चिकित्सालयों की स्थिति दयनीय है, स्कूलों, विद्यालयों और कॉलेजों की स्थिति दयनीय है, रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार के लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, वर्क कल्चर नहीं है देश के कर्मचारियों में, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का कल्चर नहीं है। न्यायपालिका की स्थिति देखता हूँ, देश की भाषा में न्याय नहीं मिलता है, देश की भाषा में रोजगार नहीं मिलता है, देश की भाषा में सम्मान नहीं मिलता है, देश की भाषा में शासन नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप भारत में लोकशाही को मजबूत करने के नाम पे आज आम आदमी देश में अपनी फरियाद भी नहीं कर सकता है। आप चले जाइए जंतर मंतर पे, आप अपनी आवाज़ के उठाने के लिए, हम भारतीय भाषा के लिए, देश में 75-76 साल हो गए देश में अंग्रेजी की गुलामी को ढोने के को थोपे हुए, उससे मुक्त करने के लिए हम आवाज़ उठा रहे थे, पर देश के शासकों ने जो हम 5-6 साल तक निरंतर आवाज़ उठा रहे, धरना दिया, हमारी आवाज़ को अनसुना किया। किसी समाचार पत्र में आजकल ये नहीं, जो लोकतंत्र के प्रहरी बने हुए
उनको देश की जनता की आम भावनाओं को खबर प्रकाशित करने का समय नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं, आखिर ये तंत्र किसके लिए है? ये शासन प्रणाली, ये तमाम राजनीतिक दल, इनके लिए देश नहीं बना हुआ है। देश बना है आम जनता के कल्याण के लिए, देश की समृद्धि के लिए, आम जनता को शिक्षित करने के लिए, रोजगार देने के लिए, सही न्याय व्यवस्था और सुशासन देने के लिए, रोजगार मिले लोगों को, ना कि किसी पूंजीपतियों के लिए हित का शोषण हो, न ही किसी नौकरशाह और नेताओं का भरण पोषण हो। यहाँ पे आम आदमी को 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। योजनाएं इस प्रकार से बना रहे हैं, मुफ्तखोरी का केवल जनादेश हरण के लिए इस प्रकार की योजनाएं बना रही है कि देश के विकास के संसाधनों में इस पर लुटवाया जा रहा है, जनादेश हरण के लिए। यहाँ निष्पक्ष न्यायपालिका, ये चुनाव आयोग इतना जवाबदेही नहीं बना पाया कि जो घोषणा पत्र करते हैं उस घोषणा पत्र को लागू न करने वाले सत्तासीन दलों को उतने प्रतिशत, जितने प्रतिशत घोषणा पत्र को लागू नहीं करते हैं उतने प्रतिशत सीटों पर चुनाव न लड़ने की उन्हें कार्रवाई होनी चाहिए। आज जनता को जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बात, आम भारतीय कहाँ है? भारतीय कौन है? भारतीय शब्द ही मिटा दिया। कोई जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे इस प्रकार से लोगों को संप्रदाय के नाम पे बांट दिया। जब तक हम भारतीय बनने के लिए नहीं सिखाएंगे, जब तक हम नई पीढ़ी को एक संस्कारवान और भारतीय संस्कृति के प्रतीक नहीं देंगे, हम भारतीय इतिहास का बोध नहीं करवाएंगे, भारतीय भाषाओं में भारतीय संस्कृति को नहीं दिखलाए, हम तो अंग्रेजी की गुलामी ढोरने वाले लोग हैं। तो कब तक? जब तक लोगों को ये जवाबदेही न हो, जब तक लोग केवल प्रलोभनों में अपने मतों का जनादेश को ऐसे सत्ता लोलुप नेताओं के हाथों पे गिरवी रख देंगे, उनके प्रलोभनों में फंस जाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। जनता के सेवकों को अपने सर माथे पे मत बिठाइए, उनसे काम लेने का काम करिए। तो ये चीज़ें हैं। आज ज़रूरत है देश को बहुत मजबूती से एक अंकुश की, देश की आम जनता को लोकशाही का मर्म की घुट्टी पिलाने की। यहाँ के नौकरशाहों से लेकर आप ये बताइए गरीब आदमी को, आम असंगठित क्षेत्र के लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। आपके कर्मचारी ये हैं कि केवल न्यूनतम मजदूरी तक लागू नहीं कर पाते हैं, और सरकारी क्षेत्र के लोगों को 7वां वेतनमान, 8वां वेतनमान और महंगाई भत्ते की किस्त दुनिया भर की। आम लोगों का जीवन बसर नहीं है। तो ये चीज़ें हों, राजनीतिक लोगों को 5 साल में, 2 साल में उनको पेंशन, और लोगों को देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। जो पाकिस्तान भारत के साथ इतना बड़ा घिनौना, जिसने संसद से लेकर सारे भारत को छलने कर दिया आतंकवाद से, उसके साथ आप क्रिकेट मैच खेलने के लिए बेशर्मी करना। जिनको देश का दुश्मन होना चाहिए घोषित किया ना चाहिए। देश की आम जनता को इस बात का इल्म होना चाहिए। कौन करेगा? सरकारें बनाएंगी। सरकारें अगर निहित स्वार्थ के लिए संकीर्णता, अंध तुष्टिकरण में लगेंगे, जिन लोगों ने भारत का विभाजन कराया उन पर अंकुश कौन लगाएगा? जो भारतीय संस्कृति को गाली देंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेंगे, उन पर अंकुश लगाने के लिए आज जरूरी है आपातकाल से भी बड़े अंकुश की, जो देश को एक मजबूत करे। क्योंकि भारत ने अपना एक जो पूरे विश्व को एक दिशा देने का काम करना है, एक बहुत बड़ा दायित्व निभाना है। हम कह रहे हैं कि हम महाशक्ति बनेगी। महाशक्तियाँ कभी बैसाखियों के सहारे नहीं बनती है। महाशक्तियाँ बनती हैं अपने दमखम और पुरुषार्थ और जब तक हम अपने रक्षा, जिस प्रकार से पुतिन ने एक थोड़ी सी भूल की, एक अपराधी को इतने महत्वपूर्ण पद पे बिठा दिया, उसकी निजी सेना की वो कर दी, ऐसे ही भूलें भारत में न किया जाए। सेना को बहुत मजबूत किया जाए, उन्हें आर्थिक रूप से लेकर उनके भविष्य के सुरक्षा दिया जाए, न कि अग्निवीर बनाकर। इसलिए हमारा ये मानना है देश के
नौकरशाहों की रहमो करम पर देश न चलाया जाए। जो भारत को इंडिया कह के भारत को पथभ्रष्ट कर देते हैं, भारतीय इतिहास को मर्माहित कर देते हैं, जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए इजाज़त देश के नौकर शासकों को देते हैं, इस प्रकार की जरूरत है। तो हम एक कहना चाहते हैं, आपातकाल के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों ने कभी अपनी जिम्मेदारी समझी? आपके सत्तासीन होने के बाद आप नागरिक अधिकारों का क्या, जन सेवा का कितना काम किया, राष्ट्र के हित में क्या काम किया? आप बताइए ना। महंगाई के लिए कितना अंकुश किया, आम जनता के लिए शिक्षा से कितना वंचित है, चिकित्सा से कितना वंचित। ये निजी क्षेत्र के मूलभूत जो राष्ट्र की मेरुदंड है, चिकित्सा, शिक्षा और न्याय और सुरक्षा, इसको अगर निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया जाएगा तो व्यवस्था चौपट हो जाएगी। बैसाखियों के सहारे कोई भी एजेंसी, जैसे इस प्रकार से रूस के निजी सेना के प्रमुख को खरीद लिया था विदेशी ताकतों ने, ऐसे ही इस देश में भी किया जा सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र केवल लाभ की दृष्टि से ही काम करता है, उसे जनसेवा का उसका कोई दायित्व नहीं होता। इसलिए हमारा मानना है, भारत को मजबूत करने के लिए और देश में लोकशाही का अमृतपान करने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आज ज़रूरत है, भारत में एक आपातकाल से भी बड़े अंकुश की ज़रूरत है, जो देश के इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी तत्वों को और देश के भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, और जिस प्रकार से न्यायपालिका इस प्रकार से काम हो रहा है, नजफगढ़ की दामनी से लेकर मुजफ्फरनगर कांड 94 के अपराधियों से लेकर हम ये देख रहे हैं किस प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय उनको माफ कर रहा है। अपराधियों को कौन देगा जवाबदेही किसकी है? न्यायपालिका अपराधियों पे रहम दिखाने के लिए नहीं बनी है, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बनी है। तो हमारा ये मानना है, घड़ियाली आंसू बहाने वाले आपातकाल का दंड जिस प्रकार से आम जनता ने उस समय दिया था कि आपातकाल के 3 दलाल संजय, विद्या, बंसी लाल, उन तीनों को दंड दिया था। इंदिरा गांधी ने जो संरक्षण दिया था ममता बस, पुत्र बस, उनको जो इन्होंने नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण किया। आप देश के राष्ट्र विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए कोई भी काल लगाइए, परंतु आम जनता को त्रस्त न करिए। उसके लिए इंदिरा गांधी को भी दंडित किया गया। जनता ने सत्ता से उखाड़ के बाहर कर दिया था, पर जब जनता ने देखा इस प्रकार के तत्व जो लोकशाही के ध्वजवाहक बने थे वो भी पदलोलूप हो गए, तो जनता ने उनको भी उखाड़ के फिर इंदिरा को सत्तासीन करके उसे अपनी भूल सुधारने का अवसर दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि आपातकाल के घड़ियाली आंसू बहाने से देश की आगे नहीं बढ़ेगा। देश में नागरिक अधिकारों को, देश की सुरक्षा का, देश में आम नागरिकों के शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और न्याय और सुशासन को मजबूत करने से ही देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारा कहना है, रात की बात न कर, रात तो गुजर गई है, सुबह मुझे बता तेरी रोशनी कहाँ गई। जरा अपनी गरिबानों में झांकिए। लोकतंत्र, आपातकाल का विरोध करने वाले तमाम जितने भी नेता हैं, वो जिस भी पार्टी के हैं, वो अपने अपने राज्य में, अपने अपने सत्ताओं में आम जनता की कितनी फरियाद सुनते हैं, उनके नागरिक अधिकारों का कितना सम्मान करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।